नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि के इस चैनल में आपका स्वागत है। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है राजस्व लेखपाल। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में आगे जो चकबंदी लेखपाल है उसका भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर होगा उसे मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। ये असल में सॉल्व पेपर है, बट आप फिर भी इसको देख के आप चाहे करंट भी हो आप ये डिसाइड कर सकते हो, या फिर आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, किस एरिया से पूछा जाता है। तो वो हेल्पफुल होगा आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी 2 महीने बाद होनी है, 19 जून को होनी है। जो मेंस की परीक्षा होनी है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकोगे। और अभी मैं पेपर डिस्कस करने के बाद जो मेन टॉपिक हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, और कोशिश करूँगा वो टॉपिक सबसे पहले जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या जिनमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मीन मीडियन मोड मैंने डिस्कस किया हुआ था, और बहुत ही ईजी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया हुआ था। उसी श्रृंखला में मैंने अभी जो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड जो मेज़रमेंट था उसको भी मैंने किया हुआ। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो लेखपाल से रिलेटेड जो मैंने बनाई हुई है। और उसके बाद मैं फिर टू द पॉइंट करंट, मैं पूरे मुझे 10-10 घंटों की वीडियो नहीं बनाने हैं। मैं वो क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ या बताऊँगा जो शायद मैक्सिमम आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिले, मिनिमम स्टडी में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए, मैं ये करूँगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीज़ों को स्किप कर दूँगा, मैं टॉपिक्स को मैं उसको पूरा कवर करूँगा। पर उस से पहले हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल दूरदृष्टि आईएएस के चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो मोटिवेट होकर आपके लिए लेके आ सकूं, और आपकी जो तैयारी है उसमें एक तरह से दिशा और तय करने के साथ साथ आपको सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। इसमें मैंने बताया था कि 4 पार्ट होते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स जो भी है, और ग्रामीण परिवेश, और जो हिंदी के साथ साथ जनरल स्टडी भी होता है। तो सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50 होते हैं। इंटरव्यू नहीं लिया गया है। और कुछ ही टॉपिक जो कि जैसे कि रस अलंकार हो गया, उनको हटा दिया गया है, मीन मीडियन मोड को लाया गया, तो वो फोकस किया गया है। तो उन टॉपिक पे स्पेशल हम ध्यान देंगे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का है जो पेपर, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। पहला है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में है जो है वो में है, क्योंकि वो अगले साल आएगा, मतलब अगले साल आएगा में जो है वो अधिकरण कारक है। इसमें अधिकरण, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए, तो उदय का हो जाता है अस्त, विलोम शब्द हो जाता है। जबकि लाल का जो है वो हरा हो जाता है, और बलिष्ठ का जो है वो निर्बल, और जो भाषित का है अभाषित हो जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो भविष्य काल का मतलब जिसमें गा गी गे होता है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ए इज़ द राइट आंसर, गा गी गे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट है, जूते चाटने, तो जूते चाटने का अर्थ होता है खुशामद करना। तो डी इज़ द राइट आंसर। माता जी को अब होगा प्रणाम, शुभकामनाएं, स्नेह, आशीर्वाद। आशीर्वाद हम हमेशा छोटों को देते हैं, माता जी को नहीं। स्नेह भी साथ वालों को दिया जाता है, शुभकामना भी साथ वालों को दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है अपने से बड़ों को। नेक्स्ट है, 7th क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, तो वो है अतिथि। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो ये है निर्मल। स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल है। और नेक्स्ट है, इसमें त्रुटियां बतानी हैं, एक मिस्टेक्स क्या है। तो 9, मुझे कल
2 किलो लीची खरीदने हैं। तो खरीदने नहीं होता, लीची खरीदने हैं, ये गलत है, खरीदनी होता है, लीची खरीदनी है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। तो होगा अपने अपनी किताब, गलत है, इसमें अपनी अपनी किताब होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमद स्वेच्छाचारी। तो प्रमद के स्वेच्छाचारी का अनेक अर्थी है, जो दूसरा है उन्मत्त। कनक या धतूरा, तो उसको सोना बोलते हैं, कनक को या भी सोना है बोलते हैं, और तो कनक का आशय सोना होता है। रीत्यानुसार संधि विच्छेद कीजिए, शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो होगा रीति अनुसार, रीति अनुसार, तो इसमें यण संधि है रीति अनुसार में। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य, वह एक विदुषी महिला है, ये वाक्य शुद्ध है, विदुषी महिला है, यह विदुषी महिला थी। नेक्स्ट है इसमें भी शुद्ध वाक्य को छाटना है, तो इसमें है ए आंसर सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, अपनी, तो ये सही है। और सभी बाकी वाक्य जो हैं वो, मतलब इसमें ये है कि इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये सही है। लिखित वाक्यों के एक वाक्य बताना है, किसी की सहायता करने वाला तो सहायक हो जाता है। नेक्स्ट है, और जैसे कि आगे है, हृदयवान को सहृदय, साथ चलने वाले को सहचर कहते हैं, साथ कार्य करने वाले को सहकार कहते हैं, भला चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। नेक्स्ट हितैषी। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, है बतियाँ मुनि रूखी। इसमें वियोग संगार रस है, हालांकि रस अब आपको नहीं पढ़ना है, पर फिर भी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो होगा विदुषी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो प्यास जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी सारे प्रांगण, आश्रम और उद्वेग जो है वो तत्सम शब्द है। काली घटा का घमंड, घटा में यमक अलंकार है। यमक का मतलब होता है वह शब्द पुनि पुनि पड़े, अर्थ भिन्न ही भिन्न। यहाँ काली घटा जो है वो काली बादल को बोला जा रहा है, का घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। तो एक ही शब्द बार बार आ रहा है, वही शब्द पुनि पुनि पड़े, अर्थ भिन्न ही भिन्न, अलग अलग अर्थ जबकि उसमें आ रहे हैं। एक घटा का मतलब बादल, दूसरे घटा का मतलब कम होना है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का चाकू ही होगा बहुवचन। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रि मतलब तीन। तो शब्द का जब बात आ जाता है तो द्विगु समास हो जाता है, द्विगु, अगर कहीं शब्द या काउंटिंग की बात आ जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो निकृष्ट जो है वो तत्सम है। तीखा मतलब तीक्ष्ण, अट्टारिका होता है अटारिका, तो इस तरह से हो जाएगा। और निम्नलिखित शब्दों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अत्याधिक, अत्याधिक शब्द से जीवन की नीरसता आ जाती है, अत्याधिक शब्द से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यह एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, और यदि वह 4% मूल्य कम छूट पे बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो इस तरह क्वेश्चन में अगर हम मान लेते हैं कि क्रय वस्तु जो है वो 4% थी, तो 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित मूल्य करता है, तो यानी कि उस पर जो लेवल चिपकाता है वो 25% बढ़ा देता है। यानी तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले x हमने मान लिया कि क्रय जिस पे वो ख़रीदा है, अब खरीद मूल्य पे ही उसने क्या कर दिया, 125/100, यानी कि 25% बढ़ा दिया है, तो ये 5/4 हो जाएगा, बढ़ा दिया है। तो उसके बाद अब बढ़ाने के बाद
बढ़ाने के बाद विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य जो है वो 4% उसमें से मीन्स कम कर देता है। किसमें? जो अंकित मूल्य है उसमें। तो अंकित मूल्य ये है, उसमें से जो 4% छूट देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंकित मूल्य था 5/4 x, 5/4, इसमें 4% डिस्काउंट का मतलब 96/100। तो अब क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 6x/5 हो जाएगा। अब पूछा गया लाभ का प्रतिशत कितना है। तो पहले बेचा जो था, बेच कितने में रहा है? विक्रय मूल्य 6/5, 6x/5, और कितनी कीमत थी? x थी, तो x माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x/5 हो जाएगा। अब x/5 जो हो जाएगा वो बेचा और ख़रीदे का डिफरेंस है, और है कीमत किसकी, कितनी उसकी? x कीमत है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में, 1/5 को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% आ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है, 352 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या होगी? तो इसमें सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया हुआ था कि आपको 2 लिखना है, 3 लिखना है, फिर ये तो पहली दूसरी हो गई, फिर दूसरी तीसरी क्या हो गई? 5 हो गई और 8 हो गई। अब 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इन दोनों तो 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा, मतलब 5 3 जा 15 हो गया। तो 5 को ही इससे भी मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा। अब देखो रेशियो वही अभी भी है, 2:3 दोनों में है। अब हमें क्या करना है? 3 5 जब 15 था, 3 से मल्टीप्लाई 8 को कर दीजिए तो 24 आ जाएगा। अब 24 और 15 का रेशियो देख लो कितना हो जाएगा। तो 24 और 15 का रेशियो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जब 15 और 3 8 जब 24। तो इन दोनों का रेशियो भी मीन्स, फिर से देख लीजिए, 2 3 5 8। तो मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, मीन्स 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15। अब 3 को 5 से करेंगे तो 15 है ही है, और 3 को 8 से करेंगे 24। तो ये रेशियो हो जाएगा अभी। अब इस रेशियो को x करके, यानी कि x अगर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, रेशियो अगर ये है, तो हमें पता चल जाएगा टोटल संख्याओं का जोड़। तो 10x प्लस 15x प्लस 24x, तो कितना हो जाएगा? 49। मीन्स एक तरह से 49x बराबर, तीनों को जोड़ेंगे 392, ऐसा कुछ आएगा। तो 49 से हम डिवाइड कर देंगे, देखिए आंसर है 392 को, तो 8 आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि सबसे जो है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी थी? पहली संख्या है यहाँ पर 10x, ये देख लो, ये पहली संख्या है 10x। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू अगर आ गई 8, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। दैट इज़ द राइट आंसर। अब इसमें है 4 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 24, 30 और 36 से विभाजित हो जाए, तो इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, यानी कि का लासा ढूंढते हैं। तो इसमें है 24 का 24 का जो है फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 4, एलसीएम निकाल लेंगे। 30 का कर लेंगे तो 2 × 3 × 5 आ जाएगा। 36 का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3। अब सब में जो है सभी का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि इतने से विभाजित हो जाए, कौन सी होगी? तो 360 आ गया। अब 360 को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9999 है, हमें पता है। अब ये विभाजित क्या, अब एलसीएम जो ले लेंगे तो 360 जो एलसीएम आया जिससे चारों हुए, क्योंकि ये एलसीएम का मतलब है चारों के फैक्टर हैं जो चारों दे रखे हैं। तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, मीन्स कुछ रिमाइंडर बचेगा।
27, ये आ रहा है 27 279/360। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 360 मल्टीप्लाई 29 अगर कर देंगे तो ये मीन्स ये रिमाइंडर अगर माइनस करना है टोटल में से 990 में से, तो चाहे तो हम 990 में से रिमाइंडर माइनस कर दें, या फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9720, और इसी में से 360 माइनस कर देंगे, 360 माइनस कर देंगे तो 9360 आ जाएगा, और 9360 इज़ द राइट आंसर। अब कहा गया है कि अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन का गुणन 10 व 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि मानक जो है वो फॉर्मूला है उसका, और वो यही है कि मानक का जो विचलन गुणन जो फल है वो है समूह का मानक विचलन अपॉन माध्य। तो 5 = S/10, तो S/10 आ जाएगा, तो इससे 50 आ जाएगा मानक विचलन। नेक्स्ट एक इक्वेशन है जिसमें कि x² + 1/x² = 23 दे रखा है, और इसकी वैल्यू पूछी गई। तो इसकी वैल्यू का मतलब है अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी जाए तो आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, x + x² = 23। अब 23 का भी हमें स्क्वायर करना है और हमें इसका भी स्क्वायर करना है टोटल। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x² यानी कि a² 4 पावर + b² 1/4 पावर प्लस 2ab, तो ये 2 ही बचेगा क्योंकि a b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x² तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा =23 का स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यही किया गया है। तो 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इधर से, ये 2 को इधर ला के माइनस कर देंगे, तो यही है राइट आंसर आ जाएगा 527। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश 5 माह के लिए 5000 रुपये, संदीप 6 माह के लिए 6000 रुपये व्यवसाय में लगा देते हैं। तो वर्ष के अंत में 610 का कुल लाभ में से संदीप को कितना लाभ मिलेगा। तो 5 दोनों का पूंजी और टाइम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो एक तरह से देखिए 5 माह के लिए 5000, 6 माह के लिए 6000, तो संदीप इन दोनों की पूंजी का अनुपात 25/36 आ जाएगा। अब दोनों के अनुपात का योग जो है वो 61 आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और अब 61 आ जाएगा, लेकिन हमें किसका चाहिए, संदीप के। संदीप मतलब जिसका 36 आ रहा है दूसरा, तो जिसका 36 यहाँ पे आ रहा था, तो ये देखिए दूसरा है और इसका 36 आ रहा था। तो 30 दोनों का योग जो है वो कितना है, 610 था, दोनों का योग है 61, लेकिन हमें चाहिए संदीप का। तो दोनों के योग से एक का यूनिट आ गई, तो 60 और 36 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 यानी कि 360 हो जाएगा। 360 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संदीप का लाभ। इसी तरह दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्त जो है LCM जो है 300 है। तो छोटी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, तो इसके लिए हमें देखना है कि दोनों जो संख्याएं का अनुपात 3x है तो 3x 5x हो जाएगा। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, LCM का मतलब है दोनों संख्याओं का, मीन्स 3 × 5 × x जो है वो 300 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। तो जो छोटी संख्या है वो 3x है, तो 3 × 20 60 आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट है, इसको सॉल्व करना है। तो मीन्स 225 का अंडर रूट हमें पता चलना चाहिए। तो 225 का जो अंडर रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे
इसमें इस 225 जो है वो 15 का अंडर रूट तो 15 है, और 15 को अगर हम जोड़ देते हैं 154 में तो क्या हो जाएगा 169 आ जाएगा। 169 जो है वो 13 का अंडर रूट है, तो ये दोनों ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। जैसे ये 15 मल्टीप्लाई 15 हो गया, फिर ये दोनों मिलके 13 हो जाएंगे, 13 इसमें ऐड हो जाएगा, और इसका भी फिर से अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया 15 में, 15 ऐड हो गया 169 में, 169 13 में, 13 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये 125 का स्क्वायर रूट है। इस तरह से आप एवरेज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज निकालना है हमें, ये नंबर दे रखे हैं। तो इसमें देखिए सभी एवरेज का मतलब सभी नंबर्स को ऐड करके और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करना। तो 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सभी को ऐड कर लिया गया। देखिए और 6 से डिवाइड कर लिया गया, ये आ गया है। इसी को 6 से तो ये n आ जाएगा, और 6 से 15/6 जो है 5/2 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा n + 5/2। नेक्स्ट है यदि किसी भिन्न में हर में एक जोड़ दिया है तो भिन्न आधा हो जाता है। यदि हर भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न एक हो जाता है। अब देखिए दो कंडीशन बनी, एक्स वाई, अगर एक्स बाई वाई जो है वो नंबर है, एक्स बाई वाई मान लेते हैं, तो इसमें अगर देखिए किस में जोड़ा जा रहा है, हर, यानी कि न्यूमरेटर में जोड़ा जा रहा है 1 हर में। तो ये देखिए एक्स बाई वाई में वाई में 1 जोड़ दिया गया है तो 1/2 हो जाता है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी अब अंश में, भिन्न के अंश में, ये तो हर हो गया, भिन्न के अंश में, हर का अंश मतलब ऊपर, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो ये 1 हो जाता है। ये कंडीशन ऐसी है। एक्स में 1 जोड़ दिया गया तो x + 1/y = 1। तो इससे हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे घटा के एक दूसरे से, तो x/2 आ जाएगी। इस तरह y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x/y = 2/3 आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए पूरा ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है कि भिन्न के अंश और हर का योग, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है उसका सम कितना होगा, तो दैट इज़ 2 + 3 = 5। 5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है तीन भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं में दूध और जल का मिश्रण है जिसकी माप 403 लीटर है, 434 लीटर है, 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं का पूर्णतया मापा जा सके। तो अब इसका ये है कि इसमें नापने के लिए सबसे पहले तो सभी एक कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए, मतलब एक तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा सबसे बड़ा डिब्बा होना चाहिए कितने लीटर का, जिससे ये तीनों जो है वो नापे जा सके। तो इसके लिए हमने तीनों को ले लिया, तीनों का हमने एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम में जो सबसे बड़ी जो कॉमन है वो है 31 आ रहा है तीनों में। तो 31 ही है, इस सबसे बड़ा माप है जिससे कि तीनों को नापा जा सकता है। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम में जो सब में कॉमन आ रहा है उसको ले लेना पड़ेगा। इसी तरह के 320 मिठाई बच्चे को बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चे के कुल संख्या का 20% के बराबर है। मतलब जितनी मिठाई मिली है बच्चे को 320 जो है एक नंबर बता दिया गया है। तो इसमें तो वो जो है हर बच्चे को बांट देंगे तो केवल 20% बच्चे को कुल संख्या के मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी, तो इसमें ये देख लेना कि 320 मिठाई बच्चे को बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई की संख्या, जितनी मिठाई मिली है उसकी संख्या बच्चों की संख्या के 20% है। तो इसमें तो कई मिठाई मिली हैं। अब देखो कैसे, तो प्रत्येक बच्चे को, अब हम मान लेते हैं कि कुल बच्चे जो हैं वो x है, सॉरी n है, देखिए अब, और इसमें प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है वो है बच्चों की संख्या, जो मिठाई बच्चों की संख्या मिल रही है वो बच्चों के 20% है। इसका मतलब 300 जो 720 है, 720 है, उसको अगर n से हम डिवाइड कर देंगे तो ये बच्चों की संख्या हो गई।
और दूसरा है कि बच्चों के संख्याओं का 20%, ये दोनों एक इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें एटलीस्ट स्क्वायर में आ जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 36 इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 60 इस तरह से। देखिए सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 60 आ जाएगी। अब प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिली है, ये 60 जो आई हुई है ये n की वैल्यू मिली है। और n क्या है हमारे पास, n है, माना कि कुल बच्चों की संख्या जो है n है, तो ये बच्चों की संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली है, तो प्रत्येक बच्चे को 720 बाई n यानी कि 60 मिठाई, तो 12 मिठाई मिली प्रत्येक बच्चे को। इस तरह से निकाला जा सकता है। नहीं, वह छोटी सी संख्या कौन सी है जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण योग बन जाता है। तो सबसे पहली बात 512 को हम फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद पूर्ण घन बनना है यानी क्यूब, यानी कि हर फैक्टर को 3 के पेयर में बनाएंगे, क्योंकि हमें घन बनाना है, क्यूब बनाना है। तो देखिए ये 3 के पेयर में, ये 3 के पेयर में, ये 3 के पेयर में है। तो इसका मतलब ये है कि ये 8 का एक तरह से क्यूब है। तो सबसे छोटी संख्या 8 है, जिसका गुणनफल करने पर देखो अगर 8 से हम कर दे, क्योंकि ये 3 तो बन गए, 1 2 3 इस तरह से बन गए हैं, तो तीनों में से 8 आ जाएगा अगर तीनों को ले लेंगे। तो 8 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 का क्यूब बन जाएगा। अभी ये क्यूब नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तरह से ये क्यूब बन जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। अब है 36 जो बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जितना दिन लगा है डेज, और कितने आदमी हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, दोनों रेशियो लगभग बराबर हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन है, देखो M1 मतलब मेल जो 1 है और D1 यानी डे 1, तो 36 18, तो देखो 36 18 मल्टीप्लाई बाय ये वाला M2 D2, यानी कि दूसरे आदमी कितने हैं, 27 बच्चे हैं और D2 हैं। इसमें D2 हमें नहीं मालूम, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे, 25 डेज आ जाएगा केवल। अब एक धनराशि को साधारण ब्याज पे 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि उसे 3% उच्चतम दर पर दिया जाए तो रुपया 300 अधिक प्राप्त होते हैं। धनराशि है क्या है, तो इसमें धनराशि जो है, मान लेते हैं कि इसमें धनराशि x है, 2 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, ब्याज जो है R% है। तो हमने PRT/100 ले लिया, तो इसमें जो है वो 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दिया जाता है। तो x यानी कि P हो गया, R है R+3/100 है, और 2 है साल है। तो और इसको माइनस किससे करेंगे, तो 3 साल के लिए, तो इससे माइनस के लिए P फिर से x हो जाएगा, R जो है वो ये है, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं है, 3 वर्षों के लिए नहीं है, इसलिए 3 वर्षों का था। तो डिफरेंस ये है कि ये 1 वर्ष के लिए एक तरह से है, ये 0 है। मिनिमम जितने साल के लिए था वो 3 इससे ज़्यादा था, ये 3 इससे ज़्यादा है। और फिर इंटरेस्ट रेट सेम है 100 से, और ये क्या है 300, क्योंकि इसमें ये है कि 300 अधिक रुपए प्राप्त होते हैं अगर यदि उसमें 3% उच्चतम बढ़ा दी जाती है। तो पहले कहने का मतलब ये है कि जो ये पहले R से अगर कैलकुलेट करते तो कुछ नहीं मिलता हमें, जो भी है मिलता वो R+3 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे रेट में बढ़ा के तो 300 ज़्यादा मिलता है। इससे इक्वेशन बना लिए और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 5000। इसी तरह एक कंपनी की जो हिस्सेदारी है, क्वेश्चन है मीन्स ABC की जो हिस्सेदारी है वो 1/3, 1/4 और C की है 5000। तो ये C को जो है 1000 में मिला, तो A के पास कितना लाभ मिलेगा। हिस्सेदारी जो है अंशधारक हैं, तो कि एक वर्ष में A का लाभ जो है 1/3, लाभ 2, तो इसमें A का पूछा गया, तो ये बटे में दे रखा है, भाग मिला। तो इसको पहले तो ये देख लेंगे कि हमें A और B का जोड़ देंगे कि कितना, तो C का हमें पता करने के लिए क्या तीनों का एक ही होगा रेशियो में, अगर है 1/3
तो 1 से अगर माइनस दोनों को जोड़ कर देंगे तो हमें सी का पता चल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 5/12। अभी भी चेक करने के लिए 5/12 प्लस 1/4 प्लस 1/3 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, याद रखना किसी को। अब 5/12 जो है वो क्या है, भाग जो है वो 5000 का है। तो अगर भाग हम देना चाहेंगे या लाभ देना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5000 से 12/5 कर देंगे तो एक तरह से आ जाएगा 2000 रुपये। अब 12000 रुपये और 12,000 रुपीज़ जो आ जाएगा, तो ए को क्या मिला, ए को जो मिला वो टोटल, जो ये तो टोटल आएगा, टोटल में 1/3 है ए का, ये हम जानते हैं टोटल भाग का। 3 से डिवाइड 4000 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, उसकी प्रत्येक भुजा अगर 4 है तो इसके लिए हाइट के लिए किसी भी समबाहु का तो मतलब ये होता है कि h = हो जाता है हाइट किसी के लिए √3/2a। तो a में 4 है तो 4 अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे देख लो √3 × 4/2, 2 जब 2√3 आंसर आ जाएगा 2√3। ये उसकी हाइट हो जाएगी। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः जो है वो ये तीनों है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला बताया था कि पहले s निकालना है, s जो हो जाएगा या फिर s जो हो जाएगा a + b + c/2, ये तो s हो जाएगा। अब एरिया निकालना है, s कैलकुलेट एरिया, तो एरिया क्या, s अंडर रूट के अंदर फिर s - a मल्टीप्लाई बाय s - b मल्टीप्लाई बाय s - c। तो ये फॉर्मूला इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें एरिया निकल आएगा। ये देखिए सॉल्व किया गया इस तरह से। तो ये देखिए पहले s निकाला गया, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया, 60 आ गया। अब 60 ये देखिए s की वैल्यू 60, अब 60 - a 35, 60 - b 40, 60 - 45 अंडर रूट के अंदर आ गया। अंडर रूट के अंदर के मतलब फिर उसको सॉल्व कर लिया, जो हमारा आ जाएगा उसको हम 45 को डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अगर, इसको देख लेंगे। इसी तरीके से रघु की 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से, देख लो हवाई जहाज़ से तय करता है। कुल यात्रा का 2/भाग, जो उसकी कुल यात्रा का 2 यानी 2/5 भाग जो है वो 1200 किलोमीटर है। अब कुल यात्रा में 1/भाग कार से, 1/3 भाग कार से, और जितना शेष है वो रेलगाड़ी से करता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो याद रखो कि हवाई जहाज़ से करता है 2/5 और ये जो है वो 1200। तो इससे हम क्या कुल यात्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2/5 भाग 2/5 जो है वो है किसी कुल यात्रा, अगर x मान लेते हैं तो ये कितना है 1200। तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी वो टोटल उसकी यात्रा हो जाएगी और वो लगभग आ जाएगी 3000 के लगभग। ये देखिए तो ये 3000 निकल आएगी। अब कहा गया है कि रेल की दूरी अब निकालनी है हमें, कि रेल से कितनी दूरी वो तय करता है। तो उसने 1/3 कार से किया है और शेष रेल से किया है। तो पहली बात तो कि रेल से निकालने के लिए, क्योंकि रेल, कार और हवाई जहाज़ तीनों को लेके 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब किसको किसको लेके, तो रेल का तो हम r लिख लेंगे, r प्लस कार का 1/3 लिख देंगे, और उसने जो हवाई जहाज़ से की है वो की 2/5। तो इसका मतलब रेल का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/5, ये हो सकता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो r का भाग निकल आएगा कि r कितने भाग है, और जब r का भाग निकल आएगा तो टोटल उसको 3000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3000 टोटल उसकी 3000 दूरी है। तो ये देखिए इसको सॉल्व किया तो 4/15 आ गया। 4/15 को रेल की यात्रा जो तय की थी 4/15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 800 आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों की एक सूची तैयार की, इसमें माध्यिका पूछी गई है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहली बात हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम में इसको लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर 11 है, तो इसका मतलब ये ऑड है। ऑड का मतलब हो जाता है
कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको बाई 2, बस 1 + n+1/2। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है, अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लगा दिया गया तो ये हो जाएगा ये। अब टोटल क्या है 11 है। 11 का मतलब क्या है 11 + 1/2 दैट इज़ व्हाट 6। तो 6th जो है वो क्या है 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, हाँ, यानी ए। इसी तरीके से नेक्स्ट है भुजाओं का जो अनुपात है वो दे रखा है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, भुजाओं का परिमाप पूछा गया है कितना होना चाहिए। तो परिमाप का मतलब हो जाता है, इसके लिए फिर से हमें एस लेना है, क्योंकि हमें परिमाप का मतलब हो जाता है कि a + b + c, यानी 2s हमें अगर पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा क्या है, मीन्स 2s अगर पता चल जाए तो परिमाप हो जाएगा, क्योंकि 2s जो होता है s = a + b + c/2 होता है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है a/b/c जो है वो 3x/4x 5x, तीनों का रेशियो ले लिया हमने, तीनों का रेशियो ले लिया तो इस तरह से इक्वेशन 2x = 3x + 5x + 4x, तो 12x जो हो जाएगा आ जाएगा टोटल। तो x = हो जाता है 12x/2 6x। अब हमें इस फॉर्मूले में रख देना है टोटल एरिया में, तो s की वैल्यू 6x है और बाकी 6x में से a निकाल देंगे। a क्या है हमारा 3x है, b क्या है हमारा 2x है और c क्या है हमारा x है। तो इस तरह से 5x है, तो 5x अगर 6x से माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, मीन्स s की वैल्यू हमें 6x है और ये 3 4 5x है। तो इसको निकालेंगे तो 6x² किसी तरीके से निकलेगा। और क्षेत्रफल अब कितना है इसमें 216 है, तो 6x² = 216। तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे और फिर अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। x की वैल्यू आ जाएगी जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। अब अगर 6 आ जाएगी तो टोटल जो एरिया है वो निकालना है। तो टोटल जो हमारे पास था वो सबको ऐड करके 12x आ रहा था, तो 12 × 6 = 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम LCM जो है 520 है और उनका SCF जो है 4 है। एक संख्या 52 है तो दूसरी कितनी होगी, LCM × SCF = दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो ये फॉर्मूला होता है, ये देखिए इसमें x की वैल्यू निकल आएगी एक संख्या का और वो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़ा जो समूह है का सबसे अधिक बारंबारता आने वाला मान क्या है, तो वो बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। 49 है कि किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है और उनमें 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। तो इसमें अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 16 है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु पूछी गई है। इसका सबसे अच्छा जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे करते जाइए आप। जैसे देखिए 15 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 15 है, 15 विद्यार्थियों की कुल आयु जो है वो 15 × 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 विद्यार्थी हैं और औसत आयु भी 15 है। इस तरह 15 विद्यार्थी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 विद्यार्थियों की जो बताई गई, तो 14 है, 14 × 5 यानी 70 हो जाएगा। अब 9 की कितनी है, तो 9 की अगर कुल आयु कितनी है तो 9 औसत आयु से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 16 तो हमें कुल आयु मिल जाएगी। तो टोटल एज जो है वो एवरेज नंबर ऑफ से निकाल देंगे तो तीनों का निकल आया। अब तीनों का निकल आया तो हमें 15वें का निकालना है, तो हम पहले टोटल 15 में से 5 और 9 यानी 14 का निकालेंगे, माइनस कर देंगे।
तो दोनों को ऐड करके 15 वाले से माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा और 11 इज़ द राइट आंसर। ये देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है और इसकी विकर्ण यानी कि डायगोनल जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो हमें ये पता है कि अगर हम मान लेते हैं x होगी दूसरे की, तो हमें ये पता है कि किसी का एरिया जो होता है, रोम्बस का एरिया जो होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का, तो एरिया होता है हाफ दोनों डायगोनल को मल्टीप्लिकेशन। तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। नाउ जनरल स्टडी थर्ड पार्ट जो है उसको जल्दी से कर लेते हैं। उसमें ये है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब किया था? तो 1942 में किया था, और करो मरो का नारा भी दिया था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, तो उसी का लाभ उठाना चाहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो बोन मैरो इसको कहते हैं। तो इसका मेन कार्य है प्रतिवर्ती क्रियावर्ती को नियंत्रण करना, रिफ्लेक्स एक्शन को मीन्स कंट्रोल करना होता है। तो जो कि मेन तो जो है ब्रेन करता है, सेकंड है बैकबोन करता है, ये भी देखना है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये है राज्यसभा के पास है, क्योंकि सारी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रसाधक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वैलियम है, वैलियम का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल से संबंधित। इसी तरीके से नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो NNPFC, FC मतलब एट अ फिक्स रेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फिक्स रेट। नेक्स्ट है, अब ये करंट का है कि किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, कादम्बनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? तो ये कावेरी की नदी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, 1957 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी? तो बेगम हजरत महल थी, लखनऊ से। नेक्स्ट है, समान प्रावस्था के कल्पायन मात्र माध्यम को किन्हीं दो सबसे निकट कणों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो होगी तरंगदैर्घ्य होती है, इसका मतलब होता है वेवलेंथ। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए जो है वो पूरा प्रोवाइडिंग, अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? APJ कलाम जी ने प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया, तो शहर की जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाना हो जाएगा, तो उसके लिए पूरा योजना लाई गई थी 2004 में, 2004 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने, अब ये एक तरह से करंट का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो और देख भी सकते हो आप। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन? तो डायनामो करता है। डायनामो को जो है वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान का उत्पादन दूसरा स्थान है? तो दूसरा जो स्थान है वो भारत का है और पहला जो है वो चाइना का है। वर्ष 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आप करंट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में माना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को माना जाता था और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी बहुत अच्छी भूमिका थी। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में निवास करती। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 राज्यों जनसंख्या में नहीं है? तो मैंने आपको एक कोड बताया था, रामू, RAUMMU।
लेकिन ये एरिया से रिलेटेड था। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की बात हो रही है अगर यहाँ, तो सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र की है, बिहार की है, वेस्ट बंगाल की है, बट केरल जो है वो नहीं है, तो इसलिए केरल आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश टॉप 5 में यही है 2011 के सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो वो था बाबा रामचंद्र, 1920 में था। मतलब ये आंदोलन उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन हुआ था और 17 अक्टूबर 1921 में प्रतापगढ़ में जो अवध किसान सभा का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो जिम योंग किम, अब ये पुराना हो चुका है। मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम जो फंजाई यानी कि फंगी यानी कि कवक का उदाहरण है मशरूम। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो में अपना प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किसने? तो ये एक तरह दक्षिण कोरिया ने की थी, करंट का था। निम्नलिखित भारत के पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने में प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो प्रथम 2 राजस्थान और आंध्र प्रदेश था। 1959 में राजस्थान के जो नागौर में स्टार्ट हुई थी और आंध्र प्रदेश में, जबकि बलवंत राय मेहता से रिलेटेड है, समिति की ने शुभ कार्य आरम्भ किया था। नेक्स्ट है, भारत की पृथ्वी की धरातल में कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो जो भारत है वो 2.4% जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का है। ये क्वेश्चन का आंसर है। अशोक के आक्रमण के कालीन के दौरान पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी तक्षशिला 221 में, और ये 14वें शिलालेख से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवेश, लास्ट पोर्शन इसका है, 25 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिम भागों में रोहिलखंड या ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ये खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है, अब देखिए जो है खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी रोहिलखंड पश्चिमी भागों में बोली जाती है, बस इतना याद रखना, पश्चिमी यूपी में। और तहसील स्तर पर सहकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो क्या था? ग्राम समिति। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जबकि ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर शीर्ष संस्था है और नगर पालिका जिले स्तर पर है। ये चीज़ें 2011 का जो सेंसस में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे थी? तो वो थी कानपुर में। द्वितीय स्थान पे लखनऊ था जनसंख्या वाला शहर की बात हो रही है यहाँ पे, जिले नहीं। जिला में क्या है? इलाहाबाद है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुति की गई इसी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो उसका 32 वर्ष से आयु खर्च करता है तो ग्रामीण नहीं समझा जाएगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का 32 और शहरी क्षेत्र का 47 रुपीज़ जो है वो माना गया कि ये लिमिट मानी गई कि BPL के लिए की, और ये सी रंगराजन ने दी थी, डिसाइड किया था उत्तर प्रदेश समिति ने। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शहरों में से किसमें पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ये मुरादाबाद में किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों में विभाजित है? तो ये 75 ज़िलों में है। अंबेडकर विशेष योजना जो है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो है के अंतर्गत कितनी इकाई लगाई जाएंगी? तो ये वैसे करंट का है 50,000। सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्य प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस को समस्या का समाधान करने के लिए गठित किया गया है। तो ये किया गया NIC, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये वाराणसी को माना जाता है। चमड़े को वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो ये है आगरा जो है, कानपुर चमड़े के प्रसिद्ध जिले हैं। दूसरा है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो ये है 75 और 25 रेशियो। 2016 में शुरू की गई थी योजना, केंद्र राज्य 75, जबकि पूर्वोत्तर राज्य में
90-10 का रेशियो है, ये भी याद रखना। ये देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में है, और जो है ये है योजना 75 और ये राज्यों में है, और 2016 में इंदिरा आवास योजना में आया था। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये है गिरदावरी। भू कृषि के रिकॉर्ड को कहते हैं गिरदावरी। एक बीघा में क्या अनुपात है? तो 1/20 भाग होता है। मीन्स 1/20 जो होता है और 1 बीघे में रेशियो है, तो 20/20 जो होते हैं बराबर जो होता है बराबर जो होता है 1 जो है बराबर 1 बीघा। वैसे इसको मैंने अपने ग्रामीण परिवेश वाले लेक्चर में अच्छे से कल बताया हुआ है, आप एक बार देखोगे आप लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। सी इज द राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 2006 में फरवरी 2006 में शुरू की गई थी, जबकि 9 में इसको महात्मा गांधी मनरेगा कर दिया गया था। 92 है जिला अस्पतालों में कौन सा भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो ये 300 बिस्तर होने चाहिए। घरेलू व्यक्ति सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन किया गया है? तो बट्टा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो वो है गन्ना, जो कि अखिल भारतीय उत्पादन उसका जो टोटल जो यूपी का जो है वो लगभग 41.28% होता है। 15-16 का आंकड़ा है, आप अपडेट कर सकते हो इसको। एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 5 से 20 होते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन में कहा गया है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष। और ये 21वें संविधान संशोधन से किया गया है, 21 के बजाय 18 कर दिया गया था। 18 कर दिया गया है। मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु है वो 18 कर दी गई, यानी मतदान की आयु 18 है। लेकिन याद रखना आयरनी है ये इस तरह की कि जो पंचायत चुनाव जो लड़ सकता है वो उसको 21 होना चाहिए, लेकिन उसको जीतवाने के लिए जो वोटिंग जो की जाती है वो उसकी उम्र कम रखी गई 18। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यूनतम भार का प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो वो है अर्धवार्षिकी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एमजी नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? तो वह है 75:25 है। इस तरह से ये दूसरे जो शिफ्ट का पेपर है राजस्व लेखपाल का 2015 का ये समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम चकबंदी लेखपाल के भी 2 पेपर हुए थे 2015 में, और वो पहले और दूसरी पाली या शिफ्ट में हुए थे, उसको भी 1 बाय 1 करेंगे। इससे जो परीक्षा आ रही है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया से आते हैं, किस तरह से करंट आता है, वो आप अच्छे से उसका आइडिया आप लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।